पूरी दुनिया में प्राचीन भारत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासन, एक बहुत ही रहस्यमय और महान चोल एम्पायर। इस एम्पायर ने 1500 से भी अधिक सालों तक शासन किया। तकरीबन 300 बीसी से 13th सेंचुरी तक इस एम्पायर ने शासन किया था। इस एम्पायर ने सिर्फ शासन ही नहीं किया है, बल्कि कई ऐसे खूबसूरत मंदिरों, रास्तों और कई सारी प्राचीन वक्त में इमारतों का निर्माण किया था। और कुछ कुलीन शास्त्र परंपरा को भी उन्होंने आगे बढ़वाया था। शिक्षा का महत्व होने की वजह से उस समय उन्होंने कुछ शालाएं भी बनवाई थी और उस समय कई सारे महान ग्रंथों का भी निर्माण किया गया था। आप जान के हैरान होंगे कि ये ग्रेट चोल एम्पायर जो है वो साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। ये मालदीव, लक्षद्वीप, मलाय पेनिनसुला और चीन के भी कई क्षेत्रों तक ये शासन फैला हुआ था। तो चलिए इस हैरतअंगेज चोल एम्पायर का उदय कैसे हुआ, इस एम्पायर का इतिहास क्या है, इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को जोड़कर इस एम्पायर का इतिहास जानते हैं। इस एम्पायर के मुख्यतम फाउंडर विजयालय चोल थे और ये साम्राज्य 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक बेहद ही शक्तिशाली था। इस चोल शब्द का संबंध कृष्ण वर्ण आर्य समुदाय का सूचक माना जाता है। चोल को संस्कृत में चोर, तमिल में चोलम ऐसे नामों से संबोधित किया गया है। प्राचीन भारत से ही सिर्फ इसी राजवंश से संबंधित इस चोल शब्द का प्रयोग किया गया है और इस साम्राज्य का उल्लेख बेहद ही प्राचीन समय से मिलता है। कात्यायन यानी कि गो प्रत्यंत इस महाभाष्य में इस चोल एम्पायर का उल्लेख मिलता है, जो नियर अबाउट 140 बीसी, जो प्राचीन भारत के मौर्य काल का समय यानी लगभग 2री शताब्दी के आसपास का समय माना जाता है, या फिर इसके पहले का ये आज भी रहस्य। और सम्राट अशोक के भी कई अभिलेखों में चोलों का उल्लेख मिलता है। कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार संगम युग से ही दक्षिण भारत पर उनका आधिपत्य था। अब आपके सामने सवाल आया होगा कि ये संगम युग क्या है। संगम युग यानी कि 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और एक बात, इस काल में संगम साहित्य लिखा गया था, इसी वजह से इस काल को संगम युग कहा जाता है। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण सम्राटों में करिकाल सम्राट अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे, पर हैरान कर देने वाली ये बात है कि संगम युग के पश्चात यानी 500 बीसी टू 9th सेंचुरी तक इस काल का चोल इतिहास अज्ञात है या फिर शक्तिहीन हो गया हो, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। पर रिसर्च के अनुसार कई जगह पर रेनेडू चोल, पल्लवों, चालुक्यों तथा राष्ट्रकूट के शासकों के अधीन वो उस समय काम करते थे। काफी समय बीतता गया। दीर्घ काल से प्रभुत्वहीनता के पश्चात 9th सेंचुरी के मध्य से चोल एम्पायर फिर से उदय में आया। तब इस चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। 850 से लेकर 870 या 71 के आसपास पल्लव अधीनता में तमिल प्रदेश का शासक था। इस राजा विजयालय के वंश परंपरा में 20 किंग हुए, जिन्होंने नियर अबाउट 400 साल तक शासन किया था। इस राजा विजयालय के पश्चात राजा आदित्य प्रथम आए, जिनका काल 871 से लेकर 907 तक रहा। इन्होंने भी काफी अनुशासित शासन किया था। इनके पश्चात परांतक प्रथम राजा बने। इन्होंने 907 से लेकर 955 तक शासन किया। ये परांतक प्रथम एक बेहद ही चतुर और शक्तिशाली राजा था। इन्होंने पांड्यों, सिंहल, नरेशों के सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों, बैडुम्बों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट के कृष्ण द्वितीय को भी इन्होंने पराजित किया था। परांतक अपने अंतिम समय में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय द्वारा नियर अबाउट 949 ईस्वी में बड़ी ही बुरी तरह से पराजित हुए थे। इस पराजय स्वरूप मानो चोल एम्पायर की नींव ही हिल गई। इस पश्चात राजराज प्रथम का शासन आया। इनका काल 883 से लेकर 814 तक माना जाता है। अपने अनुशासन और चतुरता से कई विजय प्राप्त किए थे उन्होंने, और अपने वंश की मर्यादा को पुनः उन्होंने स्थापित किया था। उन्होंने सर्वप्रथम अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया। इनके लगत ही गंगा डायनेस्टी थी, इस पर विजय प्राप्त किया। इसके पश्चात उनका युद्ध चालुक्य डायनेस्टी से भी हुआ। ये युद्ध दीर्घकालीन युद्ध रहा ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही केरल के नरेशों को और पांड्य को भी उन्होंने पराजित किया था और काफी बड़े क्षेत्र को अपने राज्य में अधिकृत किया था। और इस राजा राजराज प्रथम का दूत चीन में भी था। और राजराज प्रथम के पश्चात राजेंद्र प्रथम का शासन आया। इनका शासन 1012
to 1044, इन सालों के बीच में इनका शासन रहा। ये शासन काल जो है पहले राजा का अंत्यकाल, उसके भी अंत के पहले के 1-2 साल और अगले आने वाले राजा के शासन काल में उसे गृहीत किया जाता है। तो इसी वजह से आप शासन काल के मामले में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुई। इन्होंने भी पश्चिम चालुक्य को कई युद्धों में पराजित किया था, पर ये भी पूरी चालुक्य डायनेस्टी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। इतिहास के पन्नों में आप देखें, युद्ध जीतने का श्रेय हमेशा योद्धा को जाता है। वैसे ही चोल साम्राज्य में भी एक ऐसा वीर, चतुर और शक्तिशाली सैनिक था जिसका नाम था अभियान। इस महान सैनिक का उल्लेख कई जगह मिलता है। इस सैनिक ने अपना अभियान पूर्वी समुद्र तट से शुरू किया था। कलिंग, उड़ीसा, दक्षिण कौशल आदि राजाओं को पराजित हुए, बंगाल विरुद्ध 3 छोटे राजाओं को भी उसने पराजित किया था और साथ ही शक्तिशाली राजा महिपाल को भी उसने पराजित किया था। इस अभियान का उल्लेख कुछ अभिलेखों के अनुसार गंगा जल प्राप्त करना था। इसके पीछे के रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानता और इसके बारे में कहीं पर उल्लेख भी नहीं है। राजेंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मालदीव, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र शासक के विरुद्ध हुआ था। यह पूर्ण रूप से नौसैनिक आक्रमण था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि शैलेंद्र यानी क्या है। शैलेंद्र एक ऐसा वंश है, इसका आरंभ दक्षिण पूर्व एशिया में 8th सेंचुरी में उदय हुआ था और 13th सेंचुरी तक उन्होंने समस्त मालदीव, सुमात्रा, जावा, बाली ऐसे कई अनगिनत द्वीपों पर शासन किया था। वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके पास बहुत ही कुशल नौसेना थी, फिर भी राजेंद्र की नौसेना ने उनको पराजित किया था और राजेंद्र के बाद उनका उत्तराधिकारी बना राजाधिराज प्रथम। इनका काल 1018 to 1054 तक रहा है। इनके काल में प्रजा का बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था, तो इनका अधिकांश समय उस विरोध को शांत करने में ही गया था। इनका चालुक्य के साथ भी युद्ध हुआ, जिस युद्ध को कोप्यम भी कहा जाता है, और इस युद्ध में उनका मृत्यु भी हुआ था। उसके बिल्कुल पश्चात ही राजेंद्र द्वितीय को रणभूमि में भी राजा घोषित कर दिया गया था और उसी समय उनका विजय भी हुआ था। इस राजेंद्र द्वितीय का काल 1052 to 1064 माना जाता है और इनके उत्तराधिकारी बने वीर राजेंद्र, और इनका काल माना जाता है कि 1063 to 1069। इनके समय में भी कई सारे युद्ध हुए और कई सारे विजय को भी उन्होंने प्राप्त किया था। वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी बना अधिराजेंद्र और इनका समय था 1067 to 1070। पर कुछ समय पश्चात चोल साम्राज्य में षड्यंत्र हुआ और कुलोत्तुंग प्रथम ने अधिराजेंद्र से राज्य को छीन लिया था और अब समय शुरू हुआ कुलोत्तुंग प्रथम का। इनका समय था 1070 to 1120 तक इनकी शासन प्रणाली थी। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य सम्राट राजराज का पुत्र था। इनकी मां क्रमशः राजेंद्र प्रथम तथा राजराज प्रथम की पुत्रियां थी। कुलोत्तुंग स्वयं राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से विवाहित था। जब कुलोत्तुंग गद्दी पर बैठा था तब जनता ने बहुत उनका विरोध किया था, पर उनके समय में इस विरोध को बड़ी कुशलता से उन्होंने शांत किया था और अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उसके शासन काल में उसने अधिराजेंद्र के हिमायती एवं बहनोई एक चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य के अनेक आक्रमण एवं विद्रोह का सफलता पूर्वक उन्होंने सामना किया था और उनके मृत्यु तक वो एक सफल राजा थे। और कुलोत्तुंग का भी एक राजदूत चीन में था। कुलोत्तुंग का उत्तराधिकारी बना विक्रम चोल और इनका काल था 1118 to 1133। इस समय होयसाला एम्पायर भी बहुत ही शक्तिशाली था और इस होयसाला एम्पायर की डॉक्यूमेंट्री मैंने पहले ही बनाई है, तो इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे भी आप देख सकते हो। यहाँ चोलों को होयसाला साम्राज्य ने कावेरी नदी के पार भगाया था और उन्होंने मैसूर प्रदेश तक कब्जा किया था और कुलोत्तुंग के पश्चात तकरीबन 100 सालों तक इस चोल एम्पायर का इतिहास थोड़ा सा लुप्त रहा है। कुलोत्तुंग के पश्चात शासन आया कुलोत्तुंग द्वितीय का, जिनका शासनकाल 1133 to 1150
50 तक रहा। इनका भी शासनकाल कुछ खास हिस्टोरिकल नहीं था। इनके बाद शासन आया राजराज द्वितीय का। इनका शासनकाल था 1146 to 1163 तक था। राजराज द्वितीय के बाद शासन आया राजाधिराज द्वितीय का। इनका शासनकाल था 1163 to 1179 तक इनका शासनकाल रहा। फिर राजाधिराज द्वितीय के बाद शासनकाल आया कुलोत्तुंग तृतीय का। इनका शासनकाल था 1178 से लेकर 1218 तक इनका शासनकाल रहा। फिर कुलोत्तुंग तृतीय के बाद शासनकाल आया राजराज तृतीय का। इनका शासनकाल 1216 to 1246 ये काल रहा। इस समय पांड्यों ने चोल को बुरी तरह हरवाया था और पांड्यों ने इनकी राजधानी को भी छीन लिया था। इस तरह इस समय चोल साम्राज्य बहुत ही शक्तिहीन हो गया था और वो जब पांड्यों से शक्तिहीन होकर वो भाग रहे थे तब कोपेरुजिंग ने भी उसी समय उन पर आक्रमण किया था और उसने सबको बंदी भी बनवाया था, पर कुछ समय बाद फिर से उसने उन्हें छोड़ दिया था। और अब समय आया चोल राजवंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय का। इनका काल 1246 to 1279 ये रहा। ये इस चोल साम्राज्य का अंतिम राजा था। आरंभ में राजेंद्र को पांड्यों के खिलाफ आंशिक सफलताएं मिली थी, पर कुछ एंशियंट डॉक्यूमेंट्री के अनुसार तेलुगु चोल साम्राज्य पर गंडगोपाल तिक्त राजराज तृतीय की नाम मात्र की अधीनता में यहाँ पर चोल साम्राज्य शासन कर रहा और अंत में पांड्यों ने उत्तर पर आक्रमण किया और चोल साम्राज्य को पराजित किया और उसके बाद चोल साम्राज्य पांड्यों के अधीन ही काम कर रहा था। पर 1310 के समय में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमण के पश्चात चोल साम्राज्य का अंत हुआ। अब हम चोल साम्राज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है इस शासन ने शिक्षा को महत्व दिया था। यहाँ के राजाओं को शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। चोल एम्पायर के समय में कई ग्रंथों की निर्मित हुई थी। तो ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध है। इनके समय में ही रामायण का तमिल में अनुवाद किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये एम्पायर सभी धर्मों को साथ लेकर चला था। इनके समय में बौद्ध भिक्षु और जैन अपने धर्म का बिना किसी टोक के प्रचार करते थे। इस समय के आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए, ये समय कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का बहुत ही प्रगत समय था। इनके समय की कांस्य की नटराज की मूर्ति देखने के लिए दुनिया भर के लोग आज भी उत्सुक रहते हैं। साथ ही कांस्य की कई सारी मूर्तियां भी इन्होंने बनवाई थी, जैसे कि भगवान शिव जी के अनेक अवतार, ब्रह्मा, लक्ष्मी, विष्णु और कई अनगिनत मूर्तियां इन्होंने कांस्य धातु से बनवाई थी। इस युग को तमिल इतिहासकार स्वर्ण युग भी कहते हैं। चोला एम्पायर ने बनवाए मंदिर आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दुनिया भर के अलग अलग प्रांतों से कई लोग इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के अमेजिंग आर्किटेक्चर को देखने आते हैं और कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट आज भी हैरान है कि उस समय ऐसी कलाकृतियां कैसे बनाए होंगे उस एम्पायर ने। इस समय के कुछ प्रख्यात मंदिरों के नाम बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम ऐसे रहस्यमय मंदिरों का उस समय उन्होंने निर्माण किया था। पानी सिंचाई की एक उत्तम व्यवस्था थी उस समय। कई इमारतों और नगरों का निर्माण भी किया था। तो ये चोल एम्पायर का जो वीडियो है वो यही खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना